बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। बच्चों, ये मैं जब क्वेश्चन 4 का सारा सोल्यूशन कर बैठा और मैंने जब इस वीडियो को एडिटिंग करने लगा तो मुझे ये पता चला, एहसास हुआ कि ये तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट था जिसको मैं बाय मिस्टेक क्वेश्चन 5 लिख बैठा। तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं अब अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको उसमें बता दूंगा कि ये जो है ये क्वेश्चन 5 नहीं है, ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट था। तो अभी जो मैं क्वेश्चन कराने लगा हूँ वो है क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, लेकिन बाय मिस्टेक में क्वेश्चन 5 पार्ट 1 लिख बैठा हूँ। तो ये आपने कंसिडर करना है क्वेश्चन 4 पार्ट 1। मैं इसके लिए आपसे माजरत खां। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। हम पहले ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं, फिर आगे बात को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ए और बी पर हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है ए और बी पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो ए क्रॉस बी है। ये मैंने अपने क्रॉस प्रोडक्ट वाले लेक्चर में, जब मैंने टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट समझाया था, तो उसमें मैंने ये बात बताई थी। स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें, ये ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ये एट ए टाइम ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। तो हमने ए और बी पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है पहले वो निकालेंगे। तो वो वेक्टर कौन सा होता है? ए क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहे हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का ये फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ये हमने ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया। अब आते हैं दोबारा सवाल पर। हमें बच्चों वो वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो और परपेंडिकुलर हो इन दोनों वेक्टर्स पर। स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। हमने अभी कहा कि लेट अवर रिक्वायर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर। तो सी वेक्टर के लिए, किसी भी वेक्टर के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर सी हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड तो 5 है, दैट्स वाई मैंने सी मैग्नीट्यूड 5 लिख दिया। अब हमें सी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर सी हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है तो सवाल यह है कि रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 5 हो, ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर हो इन दोनों वेक्टर पर। इट मीन हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो ए क्रॉस बी के अलोंग है, क्योंकि ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर है जो एट ए टाइम ए और बी दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर है। हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर भी इन दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर है। सो ए क्रॉस बी वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है और हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर भी ए क्रॉस बी के अलोंग है। स्टूडेंट्स, आपको ये बात मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 14 में भी, आप मेरा अगर लेक्चर वो देखें जिसमें मैंने क्वेश्चन 14 कराया, तो उधर भी ये मैंने बात की थी। अब भी मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं। अगर हमें कोई ऐसा वेक्टर चाहिए हो जो किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो, किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो या किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग हो, तो हम पहले उस वेक्टर की जिसकी डायरेक्शन में हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, पहले हम उस वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि हमारे वेक्टर की डायरेक्शन और गिवन वेक्टर की डायरेक्शन वो सेम होगी। तो यहां पे हमारे वेक्टर की डायरेक्शन है ये सी डायरेक्शन, सी यूनिट वेक्टर, बट हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर जो है
वो ए क्रॉस बी की ही डायरेक्शन में है, लिहाजा जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वही हमारे वेक्टर की रिक्वायर्ड वेक्टर की भी डायरेक्शन है, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर भी ए क्रॉस बी के अलोंग ही है, क्योंकि ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर है जो एट ए टाइम ए पे भी परपेंडिकुलर हो है और बी पे भी परपेंडिकुलर है, और हमें भी ऐसा वेक्टर ही चाहिए जो एट ए टाइम ए और बी पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। लिहाजा हमारे वेक्टर की डायरेक्शन भी अलोंग ए क्रॉस बी ही है। दैट्स वाई हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालेंगे और वही डायरेक्शन हमारे वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। दैट्स वाई यहां पे मैंने यही बात लिखी है, एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है जो कि ये है सी हैट या कैप, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की ही डायरेक्शन के अलोंग है। लिहाजा सी डायरेक्शन जो है हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के इक्वल कर लेंगे। और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फर्ज कर लो ए वेक्टर की आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर की ये डेफिनेशन होती है कि हम उसको उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा ए यूनिट वेक्टर या ए डायरेक्शन फिर क्या बनेगी, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लिहाजा यहां भी हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालते हैं जो कि सी डायरेक्शन के इक्वल होगी, सी यूनिट वेक्टर के इक्वल होगी। सो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी ये डायरेक्शन है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और वो हमारी सी की ही डायरेक्शन होगी। तो ये हमें वेक्टर मिल गया ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। हमने ए क्रॉस बी निकाला हुआ है और उसके नीचे हमने मैग्नीट्यूड बना ली। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके आयत कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके केथ कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमें सी वेक्टर की डायरेक्शन या सी यूनिट वेक्टर मिल गया। यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन एक ही बात है। तो इस सी यूनिट वेक्टर को आपने इसमें पुट कर दें तो हमारा आंसर या रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। स्टूडेंट, जब भी हम कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में लेते हैं, किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल लेते हैं, तो हम पहले उस वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर भी उस वेक्टर के पैरेलल है या उसकी डायरेक्शन में है। लिहाजा उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर की भी होगी। दैट्स वाई यहाँ पे हम ए क्रॉस बी की जो है वो हमने डायरेक्शन निकाली है। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वही हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी है। अब ए और बी पे कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, ए और बी पे एट ए टाइम ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। लिहाजा ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर की भी होगी, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी के अलोंग है, ए क्रॉस बी के पैरेलल है, ए क्रॉस बी की ही डायरेक्शन में है। तो इसलिए यहां पे हमने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाली है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये जो डायरेक्शन आएगी यही डायरेक्शन हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर की भी डायरेक्शन है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने सी यूनिट वेक्टर या सी डायरेक्शन को इस वेक्टर की डायरेक्शन के इक्वल लिख दिया और आगे हमने ये कैलकुलेशन कर ली। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट मिला है। आए बच्चों, अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करते हैं, लेकिन सेकंड मेथड निस्बतन इसके जरा लेंथी है। आए सेकंड मेथड करते हैं। लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर, ये सी हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, इसको हमने लिख लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब क्वेश्चन में तीन इंफॉर्मेशन हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5, इसलिए हमने सी की मैग्नीट्यूड निकाल ली। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अभी मैंने बताई थी कि उसके आयत कंपोनेंट का स्क्वायर, जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर, केथ कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। बट सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड
हमें मेंशन है कि वो 5 है, इसको हमने 5 के इक्वल कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर है। पहले हम ए पे परपेंडिकुलर की बात करेंगे फिर बी पे। जब भी बच्चों दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। इट इज गिवन दैट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए। अगर सी हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है तो वो ए पे परपेंडिकुलर है, इट मीन इनका डॉट प्रोडक्ट 0 ले लिया। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये जो गिवन वेक्टर है ए, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 ले लिया। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आयत कंपोनेंट आयत से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस जेथ कंपोनेंट जेथ से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस केथ कंपोनेंट केथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, फर्स्ट ये, सेकंड ये। सिमिलरली हम आगे यही बात कहेंगे कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, also given that c vector is perpendicular to vector b, it means c dot b भी क्या होगा? 0। तो जैसे हमने ये c dot a के साथ एक इक्वेशन बनाई थी, इसी तरह c dot b के साथ हम एक और इक्वेशन बना रहे हैं, तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब बच्चों इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं व्हाइट बोर्ड को यहां से ये इसका पहले वाला हिस्सा मिटाकर पहले वाला मेथड, अब बाकी क्वेश्चन इधर करूंगा, लेकिन मैं खुलासा बताता जाऊं, समरी बताता चलूं कि हमने इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे बच्चों हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालेंगे और वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज फिर हम इस इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर बनेगा। अब देखना ये थोड़ा सा लेंथी है निस्बतन फर्स्ट मेथड के, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप फर्स्ट मेथड से कर लें चाहे आप सेकंड मेथड से। तो आए इसका बाकी हिस्सा हम यहां पे कंटिन्यू करते हैं। यहां से अब ऑनवर्ड जो इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है वो बाकी ये है। हमने स्टूडेंट्स यहां पे अब एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। अगर तो ये तीनों इक्वेशंस लीनियर होती, ये और ये और ये लीनियर होती, तो हम इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल या एलिमिनेशन मेथड में से कोई मर्जी लगा लेते, लेकिन इधर हम फिलहाल अब एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, तो इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल नहीं लगेगा, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही लगेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को आपस में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे। तो फिलहाल हम y वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, इनको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट किया, y वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, x की ये वैल्यू बन गई हमारे पास। नेक्स्ट हमने अब यहां से क्या किया, y की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट करनी है, ये हमने यही काम किया। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से y की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में पुट की हमने, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करने से अब यहाँ से देखें तो y वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका है, ये सिर्फ x और z में इक्वेशन रह गई है, x और z में, और ये वाली जो x की वैल्यू ये इसमें पुट कर दे तो आपको z की वैल्यू अब मिल जाएगी। बट यहाँ पे z की वैल्यूज 2 आएंगी, वजह यह है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए आपको x की, y की और z वेरिएबल की 2 वैल्यूज आएंगी। तो ये z की 2 वैल्यूज आई हैं, इनको इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको x की भी 2 वैल्यूज आएंगी। x की और z की ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 5 में पुट कर लो या इक्वेशन 2 में पुट कर लो, क्योंकि इक्वेशन 5 जो है वो इसी 2 से बनी है। तो ये x की और z की ये दोनों वैल्यूज मैंने 5 इक्वेशन में पुट की हैं, तो मुझे y की भी 2 वैल्यूज आई हैं। ये z की क्यों 2 वैल्यूज आई हैं बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 वैल्यूज आएंगी, z की भी 2 आएंगी, x की भी 2 वैल्यूज आएंगी और y की भी 2 वैल्यूज आएंगी। मैं चाहता तो यहाँ z की एक वैल्यू प्लस और एक माइनस में लिखकर फिर अलग अलग पुट करता, तो x की भी एक प्लस में आनी थी, प्लस के अगेंस्ट प्लस में आनी थी, और नेगेटिव के अगेंस्ट नेगेटिव में आनी थी, लेकिन मैंने आपका मजीद टाइम बचाने के लिए प्लस माइनस में ही वैल्यूज को रखा है। लेकिन एंड में मैंने सोल्यूशंस 2 बनाए हैं, एक एक्स वाई जेड की वैल्यूज प्लस में रखकर इस सी में पुट की है, तो सी वेक्टर की सारे कोफिशिएंट, सारे कंपोनेंट्स पॉजिटिव आए हैं, और फिर एक्स वाई जेड की नेगेटिव वैल्यू रखकर
सी वेक्टर में पुट किए तो ये सी वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स नेगेटिव आए हैं। तो फाइनली ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं हमने इस सी वेक्टर जिसको हमने लेट किया था इसमें पुट किए। तो यहाँ पे अब दो आंसर्स आए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट मेथड में जो सी वेक्टर का आंसर आया था, सी वेक्टर की एक वैल्यू आई थी, यहाँ सी वेक्टर की क्यों दो वैल्यूज आई हैं? तो यहाँ बच्चों इसलिए दो वैल्यूज आई हैं कि हमने ये सोल्यूशन जो किया है एक्स वाई जेड की वैल्यूज इन इक्वेशन से निकाली है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट्स वाई इसमें एक्स वाई जेड की दो वैल्यूज आएंगी। लेकिन क्या आपका जवाब सही है? चाहे आप फर्स्ट मेथड में भी चेक कर सकते हैं जो अब मैं बात बताने लगा हूं, और अभी ये जो सेकंड मेथड है इसमें भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर जो सी वेक्टर का आंसर आया वो सही है। यस। वजह ये देखें, फर्स्ट मेथड में भी सी का यही आंसर था और इस वक्त सेकंड मेथड में भी सी वेक्टर का यही आंसर आ रहा है जो हमने सी रिक्वायर्ड वेक्टर कहा था। अब चेक कर लो क्या ये रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है? इसकी मैग्नीट्यूड निकाले 5 आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। और ये जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है ये एट ए टाइम ए पे भी परपेंडिकुलर हो और ये सी वेक्टर जो है ये बी पे भी परपेंडिकुलर हो, बी के साथ भी परपेंडिकुलर हो। तो आप चेक कर लें इस सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे सी वेक्टर का तो वो 0 आ रहा है, चेक कर ले वो 0 आ रहा है। एंड इसी सी वेक्टर का जब आप बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो भी 0 आ रहा है। सिमिलरली ये जो सेकंड आंसर आया है इसको भी चेक कर सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी 5 है, 5 है, और इस वेक्टर का भी सी के साथ और इस वेक्टर का ए के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा और इस वेक्टर का बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा। यानी ये दोनों आंसर हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रहे हैं। ये सेकंड मेथड मैंने जैसा कि पहले भी बोला था कि ये सेकंड मेथड जो है इस क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट का ये थोड़ा लेंथी है, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट मेथड से कर लें या इससे कर लें जैसे आपको इजी लगे। बच्चों क्वेश्चन 4 पार्ट 2 कराने से पहले मैं एक बात बता लूं, अभी जो मैंने क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कराया था और उसको मैंने जो सेकंड मेथड से जब कराया था तो यहाँ पे मैं बाय मिस्टेक जो है क्वेश्चन 5 लिख बैठा था, क्वेश्चन 5 पार्ट 1 लिख बैठा था। तो दर हकीकत ये जो है ये क्वेश्चन 4 का ही पार्ट 1 था, मैं बाय मिस्टेक जो है क्वेश्चन 5 लिख बैठा था। तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है खुद ही। अब हम बच्चों क्वेश्चन 4 पार्ट 2 करते हैं, लेकिन इस पार्ट को करने से पहले मैं आपको पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन बता लूं। ये पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन 3.1 से पहले है, 3.1 का ये टॉपिक है, लेकिन चूंकि असेसमेंट फ्रेमवर्क की वजह से फेडरल बोर्ड ने जो असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया उसकी वजह से मैंने अभी 3.1 नहीं कराई और ये मैंने आपसे वादा किया था कि 3.1 का कोई भी टॉपिक आगे जो यूज होगा तो वो मैं फिर साथ साथ बताता जाऊंगा। दैट्स वाई अभी मैं इसमें पैरेलल वेक्टर की स्टोरी है इस क्वेश्चन में, तो मैं पैरेलल वेक्टर समझा लूं आपको कि क्या होते हैं। फर्ज कर लो ये मैंने दो बच्चों वेक्टर लिए हैं ए और बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर की लेंथ फर्ज कर लो इस वक्त बी वेक्टर की लेंथ से 2 गुना है, यानी ए वेक्टर लेंथ वाइज बी से 2 गुना है। फर्ज कर लो इसकी लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी, जो भी इसकी लेंथ है ये उसका डबल है। तो इन दिस केस हम कहेंगे ए वेक्टर इज 2 टाइम्स बी, यानी उसकी मैग्नीट्यूड या लेंथ 2 गुना है। फर्ज कर लो यहां पे मैं 1 लिख लूं तो ए और बी वेक्टर लेंथ वाइज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए और बी वेक्टर क्या है, लेंथ वाइज इक्वल हो जाएंगे। अगर ये लेंथ वाइज ए वेक्टर बी से 3 गुना हो जाए, ऐसे 3 टाइम हो जाए, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 3। कम भी हो सकती है ए की लेंथ, उसका हाफ हो सकती है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1/2। यानी जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो डायरेक्शन तो उनकी सेम होएगी, लेकिन लेंथ वाइज यहां पे कोई नंबर बदलता जाएगा। अब हम जनरली इस नंबर को कह लेते हैं लैम्डा।
लैम्डा इज अ स्केलर। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उन वेक्टर्स को जनरली फिर हम यूं लिखते हैं, A vector is some lambda time B vector. Lambda is a number, lambda is a scalar. ये lambda जो है लेंथ को चेंज कर रहा होगा। तो अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो इन जनरल हम उसको क्या लिखते हैं, एक वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम दूसरे वेक्टर के बराबर है। अच्छा, एक और बात भी सुन लें, अगर लैम्डा यानी ये जो नंबर है ये पॉजिटिव होगा तो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होंगी, उस वक्त हम कहेंगे वेक्टर्स आर पैरेलल एंड हैविंग सेम डायरेक्शन। और अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव नंबर होएगी तो फिर हम कहेंगे वेक्टर्स आर पैरेलल बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। हैं पैरेलल अब भी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो पैरेलल एंड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों बातों का इकट्ठा जो करें तो बनता है एंटी पैरेलल। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे, और अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। लेकिन एंटी पैरेलल को हम पैरेलल ही कहेंगे, पैरेलल एंड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। लैम्डा जब नेगेटिव होगा तो पैरेलल एंड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, लैम्डा जब पॉजिटिव होगा तो वेक्टर्स आर पैरेलल एंड हैविंग सेम डायरेक्शन। तो फिलहाल हम पैरेलल के लिए यही बात करेंगे, मैंने मजीद डिटेल में बात आगे लेकर चला गया, लेकिन फिलहाल हम पैरेलल में ये सेंटेंस याद रखेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो मैथमेटिकल फॉर्म उनकी ये उनकी मैथमेटिकल फॉर्म। स्टूडेंट्स, वैसे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक बात आपने याद रखनी है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आएगा तो पैरेलल वेक्टर में थीटा जीरो, सो साइन जीरो जीरो, तो रिजल्ट जीरो वेक्टर बनेगा। आए अब हम क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस दिस वेक्टर, इस वेक्टर को कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है कैसे, एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स। इस वेक्टर को एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स उसमें कन्वर्ट करना है, ब्रेक करना है, सच दैट वन ऑफ विच, के उन दो वेक्टर्स में से एक वेक्टर जो होगा इज पैरेलल एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, कि ये जिन दो वेक्टर्स का ये सम होएगा उन दो वेक्टर्स में से एक वेक्टर इसके पैरेलल होना चाहिए और दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। अब आए हम कहते हैं लेट, वो जो दो वेक्टर हैं जिनको हमने इस वेक्टर को उसकी फॉर्म में, उनके सम की फॉर्म में लिखना है, लेट ये दो वेक्टर, लेट ए एंड बी आर रिक्वायर्ड वेक्टर्स सच दैट, अगर ये ए बी हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर हैं तो ए और बी का सम जो है वो ये वेक्टर बनेगा। यानी इस वेक्टर को हमने ए और बी के सम की फॉर्म में लिखना है, या दूसरे लफ्जों में ए और बी को हम ऐड करें तो ये वेक्टर बनता है, या इस वेक्टर को हम ए और बी वेक्टर की सम की फॉर्म में कहेंगे, एक ही बात है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बना ली हमने। अब आगे चलते हैं, तीन इसमें बातें बनेगी, एक ये, अगली बात क्या है, अब इनमें से जो ये दो हमने वेक्टर लिए हैं, हम कह रहे हैं कि फर्ज कर लो ये ए वेक्टर जो है ये इसके पैरेलल है और बी वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि मेंशन है कि इस वेक्टर को जिन दो वेक्टर के सम की फॉर्म में लिखना है, वन ऑफ विच, उनमें से एक वेक्टर जो है दैट शुड बी पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड अदर वन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो हमने उन वेक्टर्स को ए बी नाम दिया है, तो हम कहते हैं कि फर्ज कर लो जो ए वेक्टर है वो इसके पैरेलल होएगा और बी वेक्टर जो है वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो अगर इस वेक्टर को नाम दे दूं सी, ज्यादा नाम इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं कि वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ए बी सी डी इस तरह से नाम आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं सी, इट मीन ए वेक्टर जो है वो इस सी के पैरेलल होगा।
हम कह रहे हैं कि ए वेक्टर विल बी पैरेलल टू दिस एंड बी वेक्टर, जो सेकंड वेक्टर बी हमने लिया होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सी। ये दर हकीकत आगे हम यही बात कह रहे हैं कि सच दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू दिस वन एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। ये दर हकीकत हम इस क्वेश्चन में बात कह रहे हैं। अब आगे आए, पैरेलल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है पैरेलल वेक्टर्स की और परपेंडिकुलर की। अभी मैंने बताया कि पैरेलल वेक्टर की तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो ये और ये इस वक्त पैरेलल हैं, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर इज सम लैम्डा टाइम, लैम्डा इज अ नंबर, दिस वेक्टर, वो बात अभी लिखी। एंड परपेंडिकुलर की तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। ये उनकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, सो बी डॉट दिस दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हमने बेटा इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दर हकीकत इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो हमने लेट किए हैं ना, दो वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, दो वेक्टर, इन दो वेक्टर्स की हमने फाइनली इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन की फाइनली इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, ए और बी वेक्टर्स की वैल्यूज को निकालना है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम ए पे भी वापस आएंगे। तो इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले अब हम ए वेक्टर की ये जो इक्वेशन है इसको आगे लेकर चलते हैं। लैम्डा को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को अब नई इक्वेशन नाम दे दिया बी, मल्टीप्लाई करके। पुट दिस वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इन इक्वेशन ए में पुट करते हैं। ए में पुट कर रहे हैं, हमने इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया, ए वेक्टर की वैल्यू को। तो ये लेफ्ट साइड पे वैसे ए की जगह हमने ये लिख दिया प्लस बी। हम ए की वैल्यू को, सुनना जुमला, हम ए की वैल्यू को यूज करते हुए बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इस क्वेश्चन का एक टिपिकल स्टेप याद रख लें कि इस क्वेश्चन में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे आके कि आगे हम क्या करेंगे। तो पहले आपने ये काम करना है कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ए वेक्टर की वैल्यू को यूज करते हुए आपने बी वेक्टर की वैल्यू बनानी। इस क्वेश्चन में ये टिपिकल बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ए वेक्टर की वैल्यू को यूज करते हुए हमने बी वेक्टर की वैल्यू बनानी है। ये देख लो, अब ए वेक्टर की वैल्यू को मैंने इक्वेशन में पुट किया, इसमें जिसमें बी वेक्टर पड़ा, यानी इक्वेशन ए में। तो इक्वेशन ए में देखें तो मैंने अब बी वेक्टर की वैल्यू बनानी या निकालनी है, तो ये बाकी तमाम चीजों को बी वेक्टर के साथ उधर ले गया हूं। ये देखें, अब आयत कोफिशिएंट आकर इस आयत के साथ जुड़ जाएगा, जेत कोफिशिएंट इधर जेत के साथ जुड़ जाएगा, केत कोफिशिएंट केत के साथ जुड़ जाएगा। तो अब हमने आई कॉमन लिया, यहां से जे कॉमन लिया और के कॉमन लिया, ये हमारे पास बी वेक्टर बन गया। बी वेक्टर हमने क्यों बनाया, ये देखो इनका डॉट प्रोडक्ट सेकेंड इक्वेशन में अब हमारे इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो बी वेक्टर हमारे पास ये चीज पड़ी है, बी का और इस वेक्टर का ये जो वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट, यानी हम सेकेंड इक्वेशन में अब जा रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई किया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई करो प्लस जेत कोफिशिएंट जेत से मल्टीप्लाई करो प्लस केत कोफिशिएंट केत से मल्टीप्लाई करो। तो ये हम सिंप्लीफाई करते हुए हमने लैम्डा निकाल लिया। हमारे लैम्डा निकालने से हमारे लिए ए की वैल्यू बनाना और बी की वैल्यू बनाना आसान हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में टिपिकल मकसद ही हमारा ये था कि ये जो अंदर हम लैम्डा स्केलर लेकर आए हैं, इस लैम्डा की वैल्यू किसी तरह मिल जाए हमें, क्योंकि ये लैम्डा बी में भी पड़ा हुआ है और यही लैम्डा ए में भी पड़ा हुआ है, और यही ए और बी वेक्टर हमने फाइंड आउट फाइनली करने थे। तो हमने अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद इन लैम्डा की वैल्यू को, इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें भी पुट करेंगे और इसमें भी पुट करेंगे, तो हमारे पास ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यूज आ चुकी है। आप चेक कर लो बच्चों, ये बी वेक्टर जो है ये इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है
आप अपने तौर पे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने कहा था ना कि बी वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर होगा इस पे, तो इसका बी का और इसका डॉट प्रोडक्ट ले वो 0 आ रहा है, एंड ए वेक्टर जो है ये इसके क्या है, पैरेलल होगा। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये जो ए वेक्टर है ये डॉट प्रोडक्ट बी का, तो चलो मैं इसके साथ जब लूंगा तो वो मुझे 0 मैथमेटिकली नजर आ जाएगा, लेकिन ये ए वेक्टर जो है ये इस वेक्टर के पैरेलल मुझे कैसे मैथमेटिकली नजर आएगा। आप देख लो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके अंदर ये रिलेशन होती है। तो सुनना जुमला, अगर इस वेक्टर को -1/14 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो वो वेक्टर ए बन रहा है, या ए वेक्टर को -14 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है। इसको -1/14 से मल्टीप्लाई करें तो ए बनेगा, या ए वेक्टर को -14 से मल्टीप्लाई करें तो ये वेक्टर बन रहा है। क्योंकि जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो लैम्डा ए के साथ मल्टीप्लाई इधर अगर हो रहा है डायरेक्ट, तो इस वेक्टर के साथ 1/λ बन के वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको रिलेशन नजर आ जाएगी बनती अगर आप ऐसे करेंगे। लेकिन ये जरूरत नहीं है, मैंने वैसे एक्सप्लेन किया, वजाहत की है कि आपको ये चीज सामने नजर भी आए मैथमेटिकली के पैरेलल हैं या नहीं।